है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। लगातार टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज़ का नया बैच भी शुरू किया गया है 24 से 24/5/2023 से। आज ये तीसरी टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को मिल रही है। तो आप देखेंगे, मैंने आपको बताया ही था कि जो भी हमारे नए लोग हैं, नए मेंबर्स हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यह एक सहयोगी चैनल के रूप में शुरू किया गया। जो मूल चैनल है वह है कंपटीशन एकेडमी NTA नेट, यह मूल चैनल है। सहयोगी चैनल के रूप में इसलिए शुरू किया गया ताकि बाय द वे अगर कभी कोई टेक्निकल समस्या आती है तो आप लोगों के अध्ययन में कोई व्यवधान ना आए, आपको लगातार स्टडी मटेरियल मिलता रहे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्टरनेट वीडियो इस पर भी डाले जा रहे हैं। जैसा कि टेस्ट सीरीज़ का बैच आपने देखा, उसका ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो आशा करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज़ आप सभी लोगों ने हल कर लिया होगा, जो सुबह आपको व्हाट्सएप पर दिया गया। डेली सुबह 10 बजे दिया जाता है। यदि आप भी नए हैं और इस टेस्ट सीरीज़ को देख रहे हैं, आप भी UGC नेट जून 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर नंबर लिखना चाहें लिख लें 80 52 58 4 004। इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप डिटेल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डेली आपको PDF नोट्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी, अलग से कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैटर मिलेगा सिर्फ वही आपको पढ़ना है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। नरपति नाल की रचना विसलदेव रासो के नायक विसलदेव का मूल नाम क्या था? विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज पंचम। तो आपका उत्तर हो जाएगा C, विग्रहराज चतुर्थ। लेकिन विसलदेव रासो जो रचना है नरपति नाल की, आप देखेंगे इस पर भी कई मत हैं। अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पढ़ेंगे तो वहाँ पर विसलदेव रासो जो रचना है इसके बारे में बताया गया है। और बताया गया कि जो विसलदेव थे वो भोज के समकालिक नहीं हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 4 खंड हैं। विसलदेव रासो रचना जो है इसमें 4 खंड है। पहले खंड में बताया गया कि मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से शाकंभरी जो नरेश हैं, ये विसलदेव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में विसलदेव राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं, उसका वर्णन है। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है। चौथे खंड में भोजराज का अपनी पुत्री को लिवा ले जाने का वर्णन है। तो ये 4 खंड हैं। इसी आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा कि विसलदेव भोज के समकालिक नहीं है। वहीं गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने यह माना कि जो ये विसलदेव हैं ये विग्रहराज तृतीय हैं। लेकिन यहाँ पर जो सर्वमान्य मत है उसी की बात की गई है। वैसे विसलदेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दें। विसलदेव शाकंभरी नरेश हैं। विसलदेव बहुत प्रतापशाली राजा थे और संस्कृत के अच्छे कवि भी थे। इनकी एक रचना कई बार पूछी गई, हरिकेली विजय। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो कहीं लिख लें। हरिकेली विजय नाटक विसलदेव का है। और इस हरिकेल विजय नाटक को उन्होंने यानी विसलदेव ने शिलापट्टों पर खुदवाया था। इनके राजकवि विसलदेव के राजकवि का नाम था सोमदेव। अब आप कहेंगे सर सोमदेव क्यों बता रहे हैं, इनसे क्या मतलब है? सोमदेव से मतलब ये है कि विसलदेव के राजकवि सोमदेव की रचना ललित विग्रह नाटक है। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है, ललित विग्रह। तो इसे भी आप लिखना चाहें तो लिख लें, इसलिए आपको बता रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे परीक्षाओं में जितना आपको विस्तृत ज्ञान होगा उतना आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। वज्रयानी सिद्धों की लीला क्षेत्र भारत के किस राज्य में था? आपका उत्तर हो जाएगा C, पूर्वी राज्य में था। प्रभा नामक मासिक पत्रिका से कौन संबंधित है?
कालूराम, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। ये जो प्रभा नामक मासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन जानते हैं कब हुआ है? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में सबसे पहले इसके संपादक थे कालूराम। बाद में उससे माखनलाल चतुर्वेदी भी जुड़े, बालकृष्ण शर्मा नवीन भी जुड़े। माखनलाल चतुर्वेदी ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारा अनुरोध है कि तुम अन्यायों, अत्याचारों और भूलों के संबंध में जो कुछ लिखना हो वह दबकर नहीं, खुलकर लिखो। तुम्हारे पत्रों के संपादकों का विद्वता का ज्वर तभी शायद उतरेगा, ये माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा। वैसे इस काल की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, क्योंकि आप देखेंगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्रिकाओं का सही क्रम क्या होगा खूब पूछा जाता है। जैसे प्रभा का 1913 है। चांद पत्रिका जानते होंगे, चांद पत्रिका का प्रकाशन 1920 में प्रारंभ हुआ। माधुरी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। माधुरी पत्रिका 1921 में। 1921 में अच्छा, माधुरी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर एक पंक्ति लिखी होती थी, सीता मधुर मधुसुधा ते अधर माधुरी धन्य और पैन और रस साहित्य की यह माधुरी अनन्य। ये पंक्ति किसकी थी? जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जितने भी हमारे पेड मेंबर्स देख रहे हैं, वो जरा बताएं कि माधुरी के मुख्य पृष्ठ पर जो लिखा था, सीता मधुर मधुसुधा ते अधर माधुरी धन्य पैन और रस साहित्य की यह माधुरी अनन्य, यह पंक्ति किसकी थी? कमेंट करके बताएंगे आप लोग? चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बताने से पहले आपको पता था या नहीं। दुलारे लाल भार्गव का दोहा है। माधुरी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर दुलारे लाल भार्गव का दोहा लिखा रहता था, और वो दोहा था, मैंने आपको बताया, सीता मधुर मधुसुधा ते अधर माधुरी धन्य और पैन और रस साहित्य की यह माधुरी अनन्य। वैसे फिर बाद में आप देखेंगे 1922 में समन्वय पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। समन्वय, और ज़्यादातर समन्वय पत्रिका की जब बात आती है तो लोग ध्यान रखते हैं किसे? निराला को, शिवपूजन सहाय को। लेकिन समन्वय पत्रिका जो 1922 में शुरू हुई, उसके मुख्य संपादक थे माधवानंद। नहीं पता है तो लिख लें, माधवानंद। मिथक के बारे में सत्य कथन कौन सा? इसका संबंध अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से होता है जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया गया मिथक है। यह परंपरागत या अनुश्रुति कथा है। बिल्कुल डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हैं। 1 2 3 तीनों सही हैं। देखिए, जहाँ पर विस्तृत बताने वाला है वहाँ पर मैं खुद आपको विस्तृत बताते हुए लेकर चल रहा हूँ। अगर किसी को विस्तृत सुनने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ विस्तृत ही बताया जाता है कि एक प्रश्न के साथ बहुत सारे तथ्य आपके क्लियर हो जाए। 10 तस्वीरें विधा रचना किस विधा की रचना है? यह है रेखा चित्र। कई जगह आपको मिलेगा संस्मरण, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। संस्मरण या रेखा चित्र आपको विकल्प में मिलेगा। यह है जगदीश चंद्र माथुर का, जो कि 1962 में प्रकाशित हुआ। 10 तस्वीरें। वैसे 10 तस्वीरें के अलावा इनका एक और है, जिन्होंने जीना जाना। ये भी खूब पूछा गया परीक्षाओं में, जिन्होंने जीना जाना। जिन्होंने जीना जाना, जो कि 10 वर्ष बाद, 10 तस्वीरें के 10 वर्ष बाद 1972 में प्रकाशित, और 10 तस्वीरें 1962 में प्रकाशित। 10 तस्वीरें में 10 रेखा चित्र है या संस्मरण है। जिन्होंने जीना जाना में 12 हैं। कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। कल या चलिए आज ही जो ये हमारा दूसरा नंबर है 5758 इसके स्टेटस पर चेक कर लीजिएगा। स्टेटस पर लगा देंगे अभी कि 10 तस्वीरें में जो 10 रेखाचित्र संकलित हैं वो कौन कौन से हैं, किसके हैं। जैसे अमरनाथ झा है, शिशिर भादुड़ी हैं, पुरुषोत्तम मंगलेश हैं, पन्नालाल घोष हैं। जो 10 हैं उन 10 के नाम। जिन्होंने जीना जाना
के जो 12 नाम है वो 12 का लगा देंगे, जैसे वेनीपुरी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, मामा वारेडकर हैं, पंत है, राजेंद्र प्रसाद हैं, बनारसीदास चतुर्वेदी हैं, शिवपूजन सहाय हैं। जो 12 हैं वो कौन कौन से हैं वो लगा देंगे। वैसे जगदीश चंद्र माथुर का प्रहसन भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मूर्खेश्वर राजा इनका प्रहसन है, लवकुश एकांकी है, शिवाजी एकांकी है, मेरी बांसुरी एकांकी है, खिड़की की राह एकांकी, ये सब इनका एकांकी है। जबकि एकांकी संग्रह है भोर का तारा। बाकी इनके बहुत सारे नाटक हैं, आप देखेंगे कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीत, ये सब भी परीक्षाओं में आप देखेंगे खूब पूछा जाता है। खैर अगले प्रश्न पर आते हैं। शैलेश मटियानी की कहानी कौन सी है? अर्धांगिनी, जुलूस, महाभोज। तो ये महाभोज कहानी भी है, महाभोज कहानी भी है जो शैलेश मटियानी ने लिखा है, इसलिए विधा पर जरूर ध्यान रखें। किस शब्द शक्ति में रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है? उत्तर हो जाएगा बी, लक्षणा। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की रचना कौन सी नहीं है? मिराजुल आशिकीन, सबरस, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद। आपका उत्तर हो जाएगा बी, सबरस। अच्छा, सबरस है किसकी? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की नहीं है, फिर किसकी है? किसकी है? कितने लोगों को पता है? मुल्ला वजही, बिल्कुल मुल्ला वजही की रचना है। लेकिन अगर इसी पर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि मुल्ला वजही की रचना जो सबरस है, इस सबरस को आधार मानकर, इस सबरस को आधार मानकर कौन सी रचना लिखी गई है? सूफी काव्य में, सूफी काव्य के तहत वह कौन सी रचना है? सूफी काव्य के तहत वह कौन सी रचना है जो मुल्ला वजही के सबरस का अनुसरण जिसमें किया गया है? बताइए। नहीं पता? चलिए थोड़ा हिंट करते हैं, शायद आपको याद आ जाए। उस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस पर सांप्रदायिक मनोवृत्ति का आरोप है, इस रचना में सांप्रदायिकता की बू आती है। अब बताइए। नहीं पता? वह रचना बरवई छंद में है, उसकी भाषा संस्कृत निष्ठ अवधी है। नहीं पता? अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी लिखते समय मुल्ला वजही की रचना सबरस का अनुसरण किया है, और ये वही अनुराग बांसुरी है जिसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसमें सांप्रदायिकता की बू आती है। यह सूफी अखंडित परंपरा की समाप्ति यहीं से समझना चाहिए, अनुराग बांसुरी से ही समझना चाहिए। ध्यान रखना, सूफी अखंडित परंपरा किस रचना से समाप्त माना है रामचंद्र शुक्ल ने? तो अनुराग बांसुरी से। सूफी अखंडित परंपरा की बात कर रहे हैं, सूफी प्रेम पद्धति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेम पद्धति की अंतिम रचना इंद्रावती को माना, सूफी प्रेम पद्धति की अंतिम रचना इंद्रावती को माना, सूफी अखंडित परंपरा की अंतिम रचना अनुराग बांसुरी को माना, प्रेम गाथा परंपरा की अंतिम रचना शेख नबी की रचना जो ज्ञानदीप है उसे माना। तो इसलिए इन रचनाओं को आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसको अंतिम माना गया है। वैसे जानकारी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। चलिए, जब सूफी रचना है मैंने इतनी आपको बता ही दी, ज्ञानदीप की मैंने बात कर ली, इसके अलावा नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी भी मैंने आपको बता दिया, इंद्रावती मैंने बता दिया। तो एक प्रश्न आपसे करके फिर आगे बढ़ेंगे कि सूफी काव्य की कौन सी रचना है जिसे द्वितीय पद्मावत कहा जाता है? द्वितीय पद्मावत, द्वितीय पद्मावत किस रचना को कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि द्वितीय पद्मावत किस रचना को कहा जाता है। मणि प्रवाल क्या है?
तो मणि प्रवाल है। मलयालम की संस्कृति बहुल साहित्यिक शैली है मणि प्रवाल। वत्स व्यंजन कौन सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा ह। ग्रियर्सन की जो रचना है द लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया, इसका अनुवाद किसने भारत की भाषा सर्वेक्षण नाम से किया है? आपका उत्तर हो जाएगा उदय नारायण तिवारी। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल नाम भ्रामक है, इसमें बाबा आदम के ज़माने का बोध या आभास होता है, किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा डी बच्चन सिंह। बच्चन सिंह। प्रेमाश्रम उपन्यास की घटना किस सदी के आरंभ की है? उत्तर हो जाएगा डी 20वीं शताब्दी। निम्न में से कविता और लेखक का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? हिमालय कविता दिनकर, हिमालय और हम गोपाल सिंह नेपाली, हिमालय के आंगन जयशंकर प्रसाद। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 तीनों सुमेलित है। हिमालय की बेटियां निबंध में नागार्जुन ने दामाद किसे माना है? आपका उत्तर हो जाएगा डी समुद्र को माना है। समुद्र को माना है। अगला प्रश्न देखें, गुप्त बैरी उपन्यास, ये तो कल की टेस्ट सीरीज में मैंने आपको शायद दिया था, बालकृष्ण भट्ट। काशी पर केंद्रित उपन्यास कौन सा? झीनी झीनी चदरिया, बिरले दोस्त कबीर के, अनिहारे तलछट में चमका, नीला चांद। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी उपन्यास काशी पर केंद्रित हैं। अगला प्रश्न, काशी पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, रंगभूमि, बहती गंगा, वैश्वानर। आपका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी उपन्यास यह भी काशी पर केंद्रित हैं। निम्न उपन्यासों और अन्य नाम का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? ठेठ हिंदी का ठाठ का अन्य नाम देवबाला, अनाम दास का पोथा का अन्य नाम रैक आख्यान, घृणामयी का अन्य नाम लज्जा। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस विभाजन की त्रासदी पर है, झूठा सच विभाजन की त्रासदी पर है, आधा गांव विभाजन की त्रासदी पर है, जिंदा मुहावरे विभाजन की त्रासदी पर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। झूठा सच का कौन सा पात्र डीएवी यानी आर्य समाज स्कूल में अध्यापक हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, राम लुभाया। 22 का सी हो जाएगा, राम लुभाया। मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, पुनर्नवा। कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बी, घरौंदे उपन्यास। सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्रतीक। अमृतसर आ गया कहानी में महिला पात्र कितने हैं? तो केवल एक महिला है। कमलेश्वर के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका राजा निर्बंसिया, उसके बाद में होगा कस्बे का आदमी, फिर होगा खोई हुई दिशाएं। राजेंद्र बाला घोष की कहानियों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा ए, पहले होगा चंदेव से मेरी बातें, फिर कुंभ में छोटी बहू और फिर दुलाई वाली। वैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, सब जितनी कहानियाँ हैं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और वैसे एक एक सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाते ही चल रहा हूँ, एक एक तथ्य आपको कराया ही गया है। अब केवल ये टेस्ट सीरीज का बैच है तो इसलिए इसमें केवल आपको टेस्ट सीरीज ही कराया गया। ये चंद्रदेव से जो मेरी बातें हैं आप देखेंगे कि 1904 में यह प्रकाशित हुई, पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, और इसमें भारत के वायसराय जो लॉर्ड कर्जन हैं उन्हीं के शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, सत्ता को चुनौती दिया गया है, शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति को उजागर किया गया है, यहाँ तक कि बिजली के माध्यम से नारी की जो स्थिति है उसका जिक्र किया गया। चंद्र ग्रहण को भारतीय समाज पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नकारात्मक प्रभाव को दिखाया गया। अमरावती की तुलना कलकत्ता से की गई। कर्जन को गौरांग महाप्रभु बताया गया।
इसी के साथ चंद्रदेव के फैमिली डॉक्टर, धनवंतरी और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त की बात की गई तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। खैर पेड बैच में सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाला है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ताई कहानी में ताई कौन है? रामेश्वरी ताई हैं। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन किस नाटक का है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त नाटक का है। बसंती उपन्यास में दीनू और बसंती ने किसे साक्षी मानकर शादी किया है? तो कृष्ण को एक जंतरी पर, आप देखेंगे जंतरी पत्रा जो भी कह सकते हैं रखा हुआ था, उसी कवर पेज पर कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई थी और उन्हीं को साक्षी मानकर दोनों ने शादी किया था, एक दूसरे को माला पहनाई थी। तुम्हारे प्रति मेरी इतनी निष्ठा है कि पर स्त्री को देखकर मेरा सिर दुखने लगता है, जान प्रीति रस इतने हूँ माही। यह कथन किसके निबंध का है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। वैसे ये सारे निबंध आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। हरिशंकर परसाई का जो ये निबंध है आप देखेंगे कि UPHSC के पाठ्यक्रम में है, विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का जो निबंध है वह UPHSC के पाठ्यक्रम में है और UPHSC के पाठ्यक्रम में हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ा हो। वैसे इसमें श्रद्धा के बारे में भी कहा गया कि श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे सहज ढंग से अभी श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम ही श्रद्धेय हूँ, ये कहा गया है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं, पार्ट टाइम श्रद्धेय या कच्चा श्रद्धेय, तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं। वृक्ष का धर्म जड़ता और पशु का धर्म पशुता कहलाती है और ऐसे ही मनुष्य का धर्म मनुष्यता कहलाती है। किस निबंध का कथन है? तो धर्म और समाज। धर्म और समाज। समय सारथी किसकी जीवनी है? उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। गोदान का कौन सा पात्र प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? उत्तर हो जाएगा सी, मेहता। कामायनी का 7वां सर्ग कौन सा है? तो कर्म 7वां सर्ग है। कर्म 7वां सर्ग है। ब्रह्म राक्षस कविता में कौन अपने प्रतिरूप से युद्ध नहीं कर रहा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, सिद्धांत। ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस किसके मध्य उलझा हुआ है? तो सिद्धांत, विचार और तर्क इन तीनों के मध्य उलझा हुआ है। तीनों के मध्य उलझा हुआ है। ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी किसकी ट्रेजेडी है? तो बुद्धिजीवियों की ट्रेजेडी है। बुद्धिजीवियों की ट्रेजेडी है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? जो भी नए लोग हैं वो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यदि आप ऐसे ही टेस्ट सीरीज प्रतिदिन चाहते हैं तो इस नंबर पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप अपना नाम लिख कर मैसेज करें। टेस्ट सीरीज की फ़ीस आपको बता दी जाएगी। प्रतिदिन सुबह 10 बजे PDF आपको मिल जाएगा और फिर दोपहर में 2:30 बजे तक आपको इसका उत्तर मिल जाया करेगा। ब्रह्म राक्षस कविता के बारे में सत्य कथन कौन सा है? कनेर का लाल फूल खतरा का प्रतीक है, सही है। बावड़ी के पास तारा के समान सघन पुष्प टगर को कहा जाता है। बावड़ी के पास हरी कच्ची गंध निकलती है। ब्रह्म राक्षस मानता है कि चांदनी ने उसकी वंदना की है, बिल्कुल डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के कितने स्तर हैं? अभिव्यंजनावाद के क्रोचे के 4 स्तर हैं। परसों कक्षा होगी क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, परसों कराया जाएगा। अभी तो काव्यशास्त्र में आप जो सारे सिद्धांत हैं वो पढ़ रहे हैं। कल अभी रस सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा। अगला प्रश्न, शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? तो रूप या शिल्प पर। उत्तर हो जाएगा ए। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन से समीक्षक नहीं हैं? उत्तर हो जाएगा डी, लॉरेंस नहीं है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है? अनुकरण का आशय है पुनः सर्जन। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? अरस्तु ने माना है।
आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक के मंगलाचरण में किसकी स्तुति है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, विष्णु की स्तुति है। विष्णु की स्तुति है। डॉक्टर नगेंद्र की रचना कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, रस सिद्धांत। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग के प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? उत्तर हो जाएगा ए, भामह। और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक में सर्वनाग कौन है? तो उत्तर हो जाएगा अंतर्वेद का विषयपति। बाकी इसी तरीके के वीडियो टेस्ट सीरीज के वो आपको मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। आप पढ़ते रहें। कहीं कोई समस्या हो तो ज़रूर आप बताएं।